तो चलिए आज बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की। आखिर ये चलता कैसे है? 1 अरब से ज्यादा लोगों के इस देश को चलाने वाले नियम, कायदे, कानून ये सब आते कहाँ से हैं? आज हम इसी विशाल मशीनरी के ब्लूप्रिंट को यानी भारतीय राजव्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है। इतने अलग अलग धर्म, भाषाएं और संस्कृतियों वाले देश को एक साथ जोड़ के रखने वाली व्यवस्था आखिर काम कैसे करती है? इसका जवाब एक दस्तावेज से शुरू होता है। तो इसका जवाब वो शुरू होता है एक किताब से, हमारे संविधान से। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये देश का सबसे बड़ा कानून है, सुप्रीम लॉ। और जरा इस लाइन की ताकत देखिए। संसद कानून बना सकती है, बिल्कुल, लेकिन वो कानून संविधान के दायरे में है या नहीं, इसका आखिरी फैसला सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका करेगी। यही तो हमारे लोकतंत्र की असली नींव है। तो कह सकते हैं कि ये जो संविधान है, ये हमारे देश का, समझिए, एक तरह से कोर ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एक बात के लिए ये बहुत मशहूर है कि ये दुनिया के सबसे लंबे संविधानों में से एक है। पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? इसके पीछे कुछ बड़ी दिलचस्प वजह हैं। तो आखिर ये इतना बड़ा क्यों है? देखिए, पहली वजह तो है भारत का भूगोल। इतना विशाल देश, इतनी विविधताएं, सबको एक दस्तावेज में समेटना था। दूसरी वजह है ऐतिहासिक। आज़ादी से पहले का जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, वो खुद ही बहुत बड़ा था, तो उसका असर भी इस पर आया। फिर एक बहुत खास बात, अमेरिका की तरह हमारे यहाँ राज्यों के लिए अलग संविधान नहीं है। केंद्र हो या राज्य, सबके लिए एक ही किताब है। और आखिर में जो लोग इसे बना रहे थे, वो सब कानून के बड़े बड़े दिग्गज थे। तो जाहिर है उन्होंने हर छोटी से छोटी बात को इसमें बहुत डिटेल में शामिल किया। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट तो तैयार हो गया, पर इस पे काम कौन करेगा? इसे जमीन पर उतारेगा कौन? यहीं से तस्वीर में आती है सरकार की असली मशीनरी, यानी वो अलग अलग संस्थाएं जो देश को असल में चलाती हैं। अब यहां एक बहुत ही जरूरी बात समझने वाली है। देखिए, 2 तरह की संस्थाएं हैं। एक वो जिन्हें अपनी ताकत सीधे संविधान से मिलती है, और दूसरी वो जिन्हें बाद में संसद ने कानून बनाकर बनाया। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो संवैधानिक निकाय हैं वो ज्यादा आजाद और पावरफुल होते हैं। सरकार जब चाहे उन्हें हटा नहीं सकती, और यही चीज उनकी निष्पक्षता को बनाए रखती है। तो ये हैं हमारे सिस्टम के हैवीवेट चैंपियंस कह सकते हैं। जरा सोचिए, अगर इलेक्शन कमीशन ना हो तो निष्पक्ष चुनाव कैसे होंगे? या यूपीएससी के बिना हमें काबिल अफसर कहां से मिलेंगे? ये वो संस्थाएं हैं जिन्हें खुद संविधान ने बनाया है, ताकि लोकतंत्र की गाड़ी हमेशा पटरी पर चलती रहे। और यहीं पे हमें पता चलता है कि हमारा सिस्टम कितना फ्लेक्सिबल है, कितना अडेप्टेबल है। देखिए, समय के साथ देश बदला तो नई नई जरूरतें भी सामने आईं, जैसे कि मानवाधिकारों का मुद्दा, सूचना का अधिकार। इन सब के लिए फिर ये नई संस्थाएं बनाई गईं। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक जीता जागता दस्तावेज है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी संस्थाएं हैं, पर ताकत का बंटवारा कैसे होता है? क्या सारी पावर एक ही जगह पर है? नहीं, भारत में पावर को 3 अलग अलग लेवल पर बांटा गया है, जिसे हम संघीय व्यवस्था या फेडरल सिस्टम कहते हैं। यह है भारत के शासन का पूरा ढांचा, एक पिरामिड की तरह। सबसे ऊपर है केंद्र सरकार यानी यूनियन, उसके नीचे आती हैं राज्यों की सरकारें, और फिर बिल्कुल जमीनी स्तर पर जो सीधे हम सबसे जुड़ी हैं, वो हैं पंचायतें और नगरपालिकाएं। और ये जो सबसे निचला लेवल है ना, पंचायती राज, इसे भारतीय लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। और क्यों? क्योंकि इसका आइडिया बहुत सिंपल और पावरफुल है। दिल्ली या किसी राज्य की राजधानी में बैठा कोई इंसान ये कैसे तय कर सकता है कि किसी दूर दराज के गांव की असली समस्या क्या है? इसीलिए शासन करने की ताकत सीधे गांव वालों के हाथ में दी गई, ताकि लोकतंत्र सिर्फ कागजों में नहीं, बल्कि असल में जमीन पर दिखे। ठीक है, इतने सारे लेवल्स हैं, इतनी सारी संस्थाएं हैं, पर कोई तो होना चाहिए जो ये देखे कि सब नियम कानून से चल रहा है या नहीं। भाई, रेफरी कौन है? वो भूमिका निभाती है हमारी न्यायपालिका। हमारी न्यायपालिका के पास एक, कह सकते हैं, सुपर पावर है, जिसे कहते हैं न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब बहुत सीधा है। अदालतें सरकार के बनाए किसी भी कानून को जांच सकती हैं, और अगर वो कानून संविधान के खिलाफ जाता है तो उसे रद्द कर सकती हैं। ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है जो पूरे सिस्टम को गलत दिशा में जाने से रोकता है। इसीलिए हमारी न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों का जागरूक प्रहरी यानी एक वॉचफुल गार्डियन कहा गया है।
ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। इसका असली मतलब ये है कि अगर कल को सरकार कोई ऐसा कानून बना दे जो किसी के बोलने की आज़ादी या बराबरी के अधिकार को कम करता हो, तो वो इंसान सीधा अदालत जा सकता है और अदालत का काम है उसके अधिकारों की रक्षा करना। तो हमने सरकार की बात की, संविधान की बात की, अदालतों की बात की, पर इस पूरे बड़े से सिस्टम के सेंटर में कौन है? वो है एक आम नागरिक। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी व्यवस्था का एक आम इंसान के लिए क्या मतलब है। देखिए, ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो संविधान हमें पहचान देता है, हमें भारत का नागरिक बनाता है। फिर वो हमें मूल अधिकारों का एक सुरक्षा कवच देता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। और इन सब के बदले में वो हमें एक बहुत बड़ी ताकत देता है, वोट का अधिकार, ताकि हम खुद तय कर सकें कि हमारी सरकार कौन होगी। ये एक पूरा चक्र है। और यहाँ आकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये पूरा ढांचा दशकों पहले बनाया गया था। आज 21वीं सदी में जब दुनिया इतनी बदल चुकी है, भारत इतना बदल चुका है, तो इस ढांचे के सामने सबसे बड़ी परीक्षा, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।